नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ट्रम्प जब से आए हैं तब से दुनिया भर में हंगामा किए पड़े हैं। उनको शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, इस बात की चर्चा जोरों पर। लेकिन ट्रम्प के मन में क्या है, ट्रम्प आखिरकार चाहते क्या है। एक तरफ तो कहते हैं कि संघर्ष विराम हो जाना चाहिए, कहीं पर भी युद्ध नहीं होना चाहिए। बात कर लीजिए रशिया और यूक्रेन की, तो वो कह रहे थे कि मैं आऊंगा तो 24 घंटे के अंदर ही इस युद्ध को रुकवा दूंगा। लेकिन असलियत क्या है, ट्रम्प जेलेंस्की को फोन करते ही ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है। 4 तारीख की बात है और ट्रम्प जेलेंस्की से फोन पर पूछते क्या है, कहते हैं कि अगर मैं आपको हथियार दूं तो फिर क्या आप सीधे रशिया पर अटैक करेंगे, क्या आप मॉस्को पर अटैक करेंगे। अब देखिए, कथनी और करनी में ट्रम्प की क्या डिफरेंसेस है, इस बयान से साफ तौर से जाहिर होते हैं। और राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, नमस्कार। इस बयान को किस तरह से देखें। ट्रम्प की ये जो नीति है कहने के और मन में जो उनकी बातें हैं वो बहुत ही अलग अलग दिख रही है। जेलेंस्की को फोन करके कह रहे हैं कि आप मॉस्को पर हमला करेंगे तो हम आपको हथियार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई युद्ध विराम हो जाना चाहिए, शांति हो जानी चाहिए दुनिया भर में। देखिए, ट्रम्प जो है वो अपना भौकाल एक जो है वो खड़ा करना चाहते हैं। उनके मन से यदि काम नहीं हुआ तो एक भौकाल क्रिएट करती, चाइना पे मैं 200% टैरिफ लगाऊंगा। और हुआ क्या, चाइना जो है, चाइना के साथ में सबसे पहले समझौता करने के लिए यही भागे भागे गए। चाइना ने सिर्फ एक गीदड़ भपकी दी कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उसकी सप्लाई बंद कर देंगे। अब मजे की बात यह है कि वर्ल्ड का 80% प्रोसेसिंग जो है वो चाइना में ही होता है। भली कहीं भी खुदाई होके रेयर अर्थ मेटल्स निकले, पर उसकी प्रोसेसिंग जो है वो ओर से मिनरल को अलग करने का जो प्रोसेस रहता है वो चाइना में ही होता है। चाइना ने बोल दिया हम देंगे नहीं, और बिना रेयर अर्थ मेटल के ना तो आप ईवी व्हीकल्स बना सकते हैं, ना सोलर पैनल्स बना सकते हैं, ना आप कोई डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं, रडार बना सकते हैं। हर जगह उनकी यूसेज। तो चाइना ने एक गीदड़ भपकी दिया, ट्रम्प एकदम पीछे हट गए। अब ये जेलेंस्की को बोल रहे हैं कि मैं अगर आपको हथियार दूंगा तो क्या आप मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पे आक्रमण कर सकते हैं। आपको बता दूं मैं, हिमांशु जी, आपके दर्शकों के लिए, कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है, परमाणु बम जो है, वो अमेरिका के पास नहीं है, रशिया के पास में है। तो ये किस तरीके की मूर्खता वाली बात कर रहे हैं वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जेलेंस्की को शायद टेस्ट कर रहे थे कि भाई जेलेंस्की साहब जो है वो कितने डिटरमाइंड है लड़ने के लिए। क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का वक्तव्य है, स्टेटमेंट है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $550 बिलियन की मदद की है 2022 से लेके जब तक ट्रंप आए थे उस दरमियान। अब इस नंबर को लेके काफी ज्यादा जो है बहस चल रही है कि ये नंबर्स गलत हैं, परंतु कहने का अर्थ ये है कि इनका एक तरफ मानना था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत किया है, $550 बिलियन के अभी तक जो है हथियार और पैसे सप्लाई किए, जो एक गलत स्ट्रेटेजी है। तो अब सवाल ये उठता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने गलती की है इतनी ज्यादा मदद करके, तो अब आप जो करने जा रहे हो वो क्या है। तो ये मुझे लगता है कि इनको लग रहा था कि जेलेंस्की शायद घबरा जाएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं हम ऐसा कर नहीं सकते। तो ये बोलते कि भाई ठीक है, फिर युद्ध विराम जो है इसकी पहल तुम करो, ये युद्ध यहीं समाप्त होना चाहिए। एक ये हो सकता है, या दूसरा ये एक सिग्नलिंग का तरीका है रशिया को कि आप जो है फिर से निगोशिएटिंग टेबल पे आओ, बैठो आप। यदि आप निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आओगे तो कल को यदि बात बढ़ेगी तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे। ट्रम्प देखिए किसी भी तरीके से एक अपना भौकाल, एक इमेज क्रिएट करके रखना चाहते हैं। वो जब भी तांडव मचाने आएंगे सबने घबरा जाना चाहिए, उनका ऐसा मानना है। परंतु जब जब वो महाशक्तियों से टकरा रहे हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो रशिया हो, उनको मुंह की ही खानी पड़ेगी। जी हिमांशु। लेकिन सर, जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि अभी तक तो जेलेंस्की से बड़ी नाराजगी थी। हमने देखा व्हाइट हाउस की वो तस्वीरें जहां पर बहस होती हुई दिखाई दे रही थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किस तरह से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे जेलेंस्की पर, और उन्होंने बातचीत छोड़कर वो अपना निकल आए, अपने देश वापस आ गए। पुतिन के साथ में दोस्ती भी देखने को मिली कुछ दिन पहले कि अरे पुतिन को बड़ी वरीयता दी जा रही थी। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि पुतिन से इतनी नाराजगी हो गई है और जेलेंस्की के करीब जा रहे हैं।
संडे को ये ऐलान भी हुआ है, क्योंकि आपने हथियारों का जिक्र किया तो मैं बता दूं, अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें भेजेगा। ये संडे को ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है। तो ये प्रेम एक तरफ झलका रहे हैं, जहां पहले दुश्मनी की बात निकलकर सामने आ रही थी, जहां प्रेम पहले दिख रहा था अब वहां दुश्मनी की चीजें दिख रही। तो क्या ये उलटफेर हुआ कैसे? मेरे ख्याल से टॉम हॉक मिसाइल्स भी दे रहे हैं, जिसका 1,500 किलोमीटर तक का मारक शक्ति है, और उसके अलावा पेट्रियट तो आपने बताया ही। देखिए, जो हमारे यहाँ पर भारत में कहावत है, साम दाम दंड भेद, तो ये हर तरीके से साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है युद्ध समाप्त हो और उसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को मिले, और नोबेल पुरस्कार के जो क्या कहा जाए पंक्ति में सबसे आगे जो है वो पहुंच जाए। ये पूरी कवायद उसी की है। देखिए क्या है, इस बात को आप समझिए, पिछले 3 साल से रशिया जो है ये मतलब सबको झुला रहा है ये वॉर को प्रोलॉन्ग कर, ठीक है। और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अब रशिया के ऊपर में संदेह करने लगे हैं कि क्या वाकई में वो ये युद्ध को जो है वो सीरियसली लड़ रहा है, कि ये सिर्फ जो है वो आसपास की जो कंट्रीज हैं उनको एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने के लिए छोटा मोटा जो है इसने एक कार्यक्रम किया है। क्योंकि रशिया के पास में जितने हथियार हैं, आप इस बात को समझिए कि रशिया से हथियार ले लेके तो ईरान ने इजराइल की नींद उड़ा दी। तो इजराइल जैसा शक्तिशाली राष्ट्र तो यूक्रेन नहीं है, और रशिया चाहता तो बहुत पहले ही जो है यूक्रेन को निस्तनाबूद कर सकता था, उसके पास में परमाणु बम है, पर उसने अभी तक डिटरेंस की पॉलिसी अपना के रखी है, उसने किसी भी इस तरीके के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया। तो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट यही सोच रहे हैं कि भाई फिर ये करना क्या चाह रहे हैं, क्या इनका एम है। तो आप इस बात को समझिए। देखिए रशिया के पास में, हिमांशु जी, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि ये बहुत कम लोग बताते हैं। रशिया के पास में जो उसका सबसे बड़ा आप समझ लीजिए आर्सेनल है, वो है उसका ऑयल रिजर्व। रशिया जो है वो ऑयल और मिनरल रिजर्व्स के मामले में बहुत ज्यादा रिच कंट्री। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यूरेनियम जो है वर्ल्ड में 2 ही जगह जो है उसका एक्सप्लोरेशन होता है, एक है कनाडा और दूसरा है रशिया, लार्ज स्केल। छोटा मोटा कहीं होता होगा तो बात अलग है, साउथ अफ्रीका या वहां वो छोटे लेवल का। तो रशिया जो है वो मिनरल्स के मामले में बहुत ही धनी राष्ट्र है, वहां पे एक से एक मिनरल्स है। साथ ही उसका सबसे बड़ा जो हथियार है वो है उसका ऑयल रिजर्व और ऑयल। साइबेरिया में आपको वर्ल्ड की वॉर होने के शुरू के मतलब 2022 में जब यूक्रेन पे आक्रमण किया था उसके पहले तक आप यू नेम एनी बिग ऑयल कंपनी, चाहे वो एक्सॉन हो, चाहे वो आपका ब्रिटिश पेट्रोलियम हो, चाहे शेवरॉन हो, चाहे टेक्साको, क्या टेक्साको तो मर हो गया, तो ये किसी भी बड़ी कंपनी का आप नाम लीजिए, ये सारी बड़ी कंपनी जो है साइबेरिया में ड्रिलिंग कर रही थी और ऑयल निकाल। रशिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, ठीक है। तो जब तक ऑयल के प्राइसेस ऊपर रहेंगे तब तक रशिया जो है, रशिया के एक्सचेंज, रशिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसमें पैसे आते रहेंगे, डॉलर्स में आते रहेंगे, यूरो में आते रहेंगे। दूसरा, रशिया गैस का भी बहुत बड़ा सप्लायर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर। तो रशिया ये चाहता है कि इनके प्राइसेस निरंतर ऊपर रहें। कारण ये कि ईवी व्हीकल्स आने के बाद में जो है डीजल पेट्रोल इनका कंजम्पशन कम हुआ है। साथ ही जो डेंसिटी होती है किसी भी मेटल के कंजम्पशन के लिए, वो चाहे घर बनाने में सीमेंट और लोहा हो, चाहे आप व्हीकल बनाने के लिए लोहा हो, हर जगह डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। अभी हम धीरे धीरे जो है बहुत ही लाइट डेंस वाले जो है प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमको उतना आयरन, उतना स्टील नहीं लगता जितना पहले लगता था। जितना हमको पहले अल्युमिनियम लगता था एक कार बनाने में, आज की डेट में उतना नहीं लगता है, स्टील भी उतना नहीं लगता है। तो ये डेंसिटी जो है वो मेटल्स की कम हो रही है। साथ ही इंजन की एफिशिएंसी बढ़ गई है। जो ईवी व्हीकल नहीं भी है, जो डीजल और पेट्रोल पे चलने वाले उन व्हीकल्स की इंजन की एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो जहां 8 लीटर 10 लीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 1 लीटर पे चलता था गाड़ी, अब वो 20 किलोमीटर चलता है। तो इस कारण से कंजम्पशन जो वो स्टैग्नेंट है। पिछले 4 से 5 वर्षों से जो क्रूड का कंजम्पशन है वो 100 मिलियन पर बैरल पर डे से लेके 102 मिलियन बैरल पर डे का कंजम्पशन जो है इसके बीच में झूल रहा है। इनफैक्ट 5-6 साल अगर आप ले ले, कोरोना के पहले से ले ले,
तो ऑयल का कंजम्पशन जो है वो बढ़ नहीं रहा, जबकि ग्रोथ तो हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। तो इस कारण से जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जिन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया है, वो कंट्रीज की अर्थव्यवस्था जो है उन अर्थव्यवस्थाओं पे बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। और यही कारण है रशिया जो है वो आज भी मिनरल इकोनॉमी है, वो अपने क्रूड ऑयल पे और अपने अलग अलग टाइप के निकल हो गया, आपका अल्मुनियम हो गया, आपके यूरेनियम हो गया, इस टाइप के मेटल्स के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो जब तक युद्ध जैसी स्थिति नहीं होगी तब तक इनके प्राइसेस ऊपर रखना जो है वो काफी कठिन है। और यही कारण है कि ये युद्ध जो है उसको रशिया खींचे जा रहा है और शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको वो समाप्त करना चाहते हैं, परमाणु बम या टॉमाहॉक मिसाइल या पेट्रियट मिसाइल का एक डर दिखा। जी हिमांशु, आपको लग रहा है कि रशिया युद्ध बढ़ाना चाहता है और ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं, तो युद्ध खत्म करने का तरीका उन्होंने ये निकाला है कि जेलेंस्की को ऐसा हथियार दे दो कि सीधे मॉस्को पर अटैक कर दो। नहीं, आपने एक पार्ट सही पकड़ा कि ट्रंप चाहते हैं युद्ध जल्दी खत्म और रशिया जो है इसको और 2 4 5 साल खींचना चाहता है। अब ट्रंप को इससे मतलब नहीं है कि रशिया हार रहा कि यूक्रेन हार रहा, ठीक है, उनको मतलब इस चीज से है कि भैया जल्दी जल्दी ये युद्ध समाप्त। अगर यूक्रेन ने 1 या 2 मिसाइल मान लीजिए मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पे छोड़ दिया तो होगा क्या, रशिया उठाएगा 2 4 बम और उठा के फेंक देगा कीव के ऊपर में जो यूक्रेन की कैपिटल है, तो वही मामला खत्म। भाई जापान तो 2 बम में धराशायी हो गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। तो ये जो है एक बम पड़ा कि पूरा पूरा युद्ध जो है वो मैटर ही समाप्त हो जाता, वो मैटर बचेगा ही नहीं। तो ये जो है ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की ये जो च्युइंगम की तरह, ये जो बबल गम की तरह इस युद्ध को खींचे चले जा रहे हैं, जिसके कारण से जो है क्रूड के प्राइसेस ऊपर है, वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। आज की डेट में अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड प्रोड्यूसर है, परंतु जो भी प्राइसेस ऊपर है उससे भी नीचे होने की संभावना है। आज अमेरिका जो सबसे ज्यादा चीज झेल रहा है वो झेल रहा है कि वहां पे इन्फ्लेशन बहुत हाई है, वहां पे 2% का टारगेट फेडरल रिजर्व ने रखा है, ये 4% के ऊपर वहां इन्फ्लेशन चल रहा है। यहाँ तक कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, वो भी 4.25 4.3% के आसपास चल रहा है। तो जो इनका अपना जो कंफर्टेबल जोन है उसके ऊपर में इंटरेस्ट रेट इसलिए ऊपर चल रहा है क्योंकि महंगाई जो है वो एलिवेटेड लेवल, और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट नीचे आए। इसीलिए रोज वो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोम पावल, उनको गरियाते रहते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं क्योंकि पावल साहब इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं कर रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट इसलिए नहीं नीचे कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ का इम्पैक्ट और जो इन्फ्लेशन है उसके इम्पैक्ट के कारण इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं लेके आ जाएगा, हम थोड़े दिन और ऑब्जर्व करेंगे कि कितना इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन का और ट्रंप के टैरिफ का है। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जल्दी जल्दी नीचे आए, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो इकोनॉमी जो है वो और बूम करेगी, स्टॉक मार्केट बूम करेगा, जितने फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो बूम करेंगे, रियल स्टेट में जान आ जाएगी। तो ये बेसिकली ट्रंप साहब की जो है इच्छा ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी में संजीवनी बूटी फूकी जाए और संजीवनी बूटी फूक के जो है उसके स्टॉक मार्केट के, उसके रियल स्टेट को जो है भगाया जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि ये युद्ध समाप्त हो। जी हिमांशु, तो जेलेंस्की को इसमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है कुल मिलाकर, क्योंकि जेलेंस्की के पास हथियार आ जाएंगे तो वो यूज करेंगे इन शर्तों के साथ दिया जा रहा है एक तो ट्रंप की तरफ से कि आप जो है हमला करेंगे रशिया में, जो उनके मेन लैंड है वहां पे हमला करेंगे, और उसका नतीजा जैसा कि आपने बताया 2-3 बम रशिया मारेगा, खेल खत्म। तो इसमें बलि का बकरा तो जेलेंस्की बन गए। जेलेंस्की को इस वक्त बड़े ही सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। यानी बिल्कुल सही बात है भाई, जेलेंस्की यदि युद्ध की राह पे गए हैं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। आप अपने से शक्तिशाली से टकरा रहे हो। भारत में मोदी जी जो विश्व गुरु है, चाइना जब आके दिखाता है तो क्यों चुप बैठ जाते? उसका कारण ये है कि उनको मालूम है कि यदि युद्ध हुआ तो खामियाजा हमको ज्यादा भुगतना पड़ सकता है, तो वो खामियाजा नहीं भुगतना पड़े इसके लिए जो है भारत के प्रधानमंत्री और बाकी नेता और ब्यूरोक्रेट चाइना का नाम ही नहीं लेते ताकि खामियाजा ना भुगतना पड़े। ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में क्यों खत्म हो गया? अमेरिका तो, पाकिस्तान तो अपने हाल में बदहाल नेशन है,
भाई उसको वो खत्म भी हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं, वैसे ही खत्म है वो देश, ठीक है, पूरी तरीके से जो है एकदम बदहाल स्थिति में। 14 बार IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को बेल आउट किया है, 14 बार। इट्स अ फेल्ड स्टेट। तो उनके पास में लूज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं पड़ रहा है। यही अगर पाकिस्तान उठा के 4-5 न्यूक्लियर बम इंडिया पे डाल देता तो भले ही हम उसके बाद में उसका जो हाल करते वो करते, पर हमको तो नुकसान हो जाता ना। इसीलिए हमने 4 दिन के अंदर में वॉर खत्म कर दी, क्योंकि हमको खामियाजा भुगतना नहीं था, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये जैसे हमारे नेता कर रहे हैं, जेलेंस्की जी को सोचना चाहिए कि भाई खामियाजा जो है बड़े लेवल का वो आपको भुगतना पड़े। तो या तो आप धीरे धीरे ये वॉर को, जैसे ईरान इराक का वॉर 8 साल चला था, 7 से 8 साल, ठीक है, तो वैसे या तो ये वॉर लंबा खींचेगा ईरान इराक टाइप, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो जापान हिरोशिमा नागासाकी मैंने बताया था उसका वो हाल होगा। तीसरा, यदि कोई चमत्कारी शक्ति आ गई जिसने पुतिन को समझा दिया, क्योंकि पुतिन जो है वो बहुत ही सरफिरे आदमी है, पुतिन को यदि किसी चमत्कारी शक्ति ने समझा दिया और वो निगोशिएटिंग टेबल पे आ गए, तो ये वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी जीत हो, बहुत बड़ी जीत माना जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप वही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पुतिन को निगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए, बिना यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे, उसके पहले ही इनको निगोशिएटिंग टेबल पे बैठा दिया जाए। ये हिमांशु राजपूत जी, अच्छा, शुरुआत में हम देखेंगे 3 साल 4 महीने पहले चलते हैं, यानी कि जब इस वॉर की शुरुआत हुई थी, नाटो ज्वाइन करने को लेकर ये पूरी मतलब कवायद शुरू हुई, और उसके बाद जो है पुतिन को ये बात पसंद नहीं थी। उनके भी अपने रीजंस है, और उन रीजंस को जो है वैलिड ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे अमेरिका हमारे सर पर आकर बैठ जाए। तो जहां से बात शुरू हुई थी, क्या वहीं पर आ रही है? क्या उसी जगह पर फिर से आकर टिक गई है कि अमेरिका चाह रहा है कि रशिया को दबा दिया जाए और जेलेंस्की को फिर से एम्पावर किया जाए, लेकिन इस बार मायने थोड़े चेंज हो गए? देखिए, जब ये युद्ध आरंभ हुआ था उसी टाइम में यूक्रेन ने ये पेशकश की थी कि हम नाटो में शामिल नहीं होंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा था कि यूक्रेन को हम नाटो में नहीं आने देंगे, ठीक है। उसके बाद भी पुतिन माने नहीं। फिर फिनलैंड जो है, फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन किया कि भाई कल को उठ के जो है हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, क्योंकि रशिया के ऊपर साइड पे यदि आप देखें तो फिनलैंड ही सबसे बड़ा उसका क्लोज नेशन है। नीचे में पोलैंड और बाकी हंगरी वंगरी ये सब है, पर ऊपर में देखिए एकदम आपको फिनलैंड नजर आएगा अगर आप मानचित्र देखें। तो रशिया को अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन नाटो ज्वाइन कर रहा है और कौन नाटो नहीं ज्वाइन कर रहा। रशिया ने ठान लिया कि इन सब नेशंस को सबक सिखाना कल। और बात सही है, कल को मान लीजिए कनाडा ने बोला कि हम रशिया के साथ में जो है अलायंस करेंगे, या मेक्सिको में आके रशिया बैठ गया या चाइना बैठ गया, तो क्या ये इस चीज को स्वीकार करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, चाहे ट्रंप हो चाहे कोई भी हो, बाइडेन हो या कोई भी राष्ट्रपति हो? तो आप पहली बात घुसने गए क्यों? आपने उकसाया क्यों? आपने यूक्रेन को क्यों उकसाया? क्योंकि यूक्रेन को आपने उकसा दिया तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको जो है हथियारों का जखीरा जो है वो प्रोवाइड करो, ताकि वो युद्ध लड़ सके। तो वही चीज हो रहा है। अब ये कब तक चलता है ये देखने वाली बात है हिमांशु। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप बातें कर रहे हैं, एक तरफ तो शांति की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ उकसा भी रहे हैं जेलेंस्की को। हमारे दर्शक इसे किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।